नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी से। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 43 दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 42 जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें। आज हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 से, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम सारे क्वेश्चन जो है डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे, और आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे। 27 है दोस्तों, सतसैया के दोहरे जू नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? ऑप्शन देखिए, रहीम, कबीर, तुलसीदास या फिर बिहारी लाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सतसैया के दोहरे जू नावक के तीर। तो आप जानती हैं सतसई नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी लाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों बिहारी लाल का जो है जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सतसई, इसको ध्यान में रखेंगे, आपको पूछा जाएगा। और सतसई में दोस्तों ये पूछा जाता है कई बार कि इसमें कितने दोहे हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग जो है दोस्तों 719 दोहे हैं। कितने हैं? 719 दोहों का जो है दोस्तों एक ग्रंथ है, इसको ध्यान में रखेंगे। किसका ग्रंथ है? बिहारी लाल का ग्रंथ है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों पूछा जाता है कि बिहारी लाल जो है ये किस में आते हैं, रीति सिद्ध में आते हैं या रीतिबद्ध में आते हैं? ठीक है, तो ये पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है बिहारी लाल जो है ये रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं दोस्तों बिहारी लाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक यहाँ पर एक टॉपिक आपको पूछा जाता है कि ये किसने कहा था कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है? मैंने बताया था आपको, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक, इसके बाद आपको ध्यान रखना है यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये किसने कहा था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कहा था डॉक्टर जॉर्ज गेर्सन ने। ठीक है, जॉर्ज गेर्सन आपने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आपकी जॉर्ज गेर्सन से आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है जॉर्ज गेर्सन ने क्या कहा है सतसई के बारे में, बिहारी की सतसई के बारे में क्या कहा है। क्या कहा है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये कहा है जॉर्ज गेर्सन ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? ऑप्शन देखिए, घनानंद, केशवदास, बिहारी लाल या फिर देव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाने वाले हैं दोस्तों आपके देव कवि। ठीक है, आचार्य देव भी कहते हैं इनको, देव कवि भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं आचार्य देव की पूछी जाती हैं। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। इनकी प्रमुख जो इनकी रचनाएं हैं, जैसे मैंने आपको सारे बता रखे हैं, जैसे भाव विलास हो गया। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा भाव विलास किसकी रचना है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये आचार्य देव की रचना है दोस्तों। ठीक है, भाव विलास। भाव विलास के साथ साथ याद रखेंगे अष्टयाम। ठीक है, ये सारे मैंने आपको पहले भी करा रखे हैं। अष्टयाम, तो अष्टयाम किसकी रचना है आपको पूछा जा सकता है, तो ये आचार्य देव की रचना है दोस्तों, अष्टयाम। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों राग रत्नाकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे राग रत्नाकर। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा राग रत्नाकर किसकी रचना है, तो ये आप ध्यान रखेंगे आचार्य देव की रचना है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इनकी रचना है दोस्तों कौन सी रचना है इनकी? देवचरित भी इनकी रचना है दोस्तों, देवचरित। ठीक है, और बताइए कौन कौन सी रचना है देवचरित के अलावा आचार्य देव की? प्रेम चंद्रिका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रेम।
ठीक है। पूछ लिया जाएगा प्रेम चंद्रिका जो है ये किसकी रचना है, तो ये भी दोस्तों आचार्य देव की रचना है प्रेम चंद्रिका। ठीक है। इनकी एक रचना है दोस्तों जाति विलास। ठीक है, जाति विलास। आपको पूछ लिया जाएगा जाति विलास किसकी रचना है, तो उसको ध्यान में रखेंगे, आचार्य देव की रचना है जाति विलास। ठीक है। जाति विलास के साथ साथ दोस्तों इनकी रचना है देव माया, इनकी रचना है। ठीक है। देव शतक। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देव शतक किसकी रचना है आपको पूछ लिया जाएगा, तो देव शतक भी जो है आचार्य देव की रचना है, देव शतक। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों सुजान विनोद इनकी रचना है, आपने पढ़ी है। ठीक है, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। ठीक है, सुजान विनोद। ठीक है, पूछ लिया जाएगा सुजान विनोद किसकी रचना है, तो आचार्य देव की है दोस्तों। और प्रेम तरंग, प्रेम तरंग, तो ये सारी रचनाएं दोस्तों आचार्य देव की हैं, आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। 29 का आंसर करेंगे दोस्तों। 29 है बरवे नायिका भेद किसकी रचना है। चलिए आंसर कीजिए, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है, ये मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं बरवे नायिका भेद जो है ये किसकी रचना है, तो दोस्तों ये रचना है रहीम दास की। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बरवे नायिका भेद जो है ये रहीम दास की रचना है दोस्तों। और रहीम दास ने दोस्तों इसको किस भाषा में लिखा है ये आपको पूछा जा सकता है। तो रहीम दास ने दोस्तों बरवे नायिका भेद को जो है किस में लिखा है, अवधी भाषा में लिखा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो बरवे रामायण जो बरवे नायिका भेद है ये किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि इसकी रचना जो है दोस्तों संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर इसकी रचना की गई है दोस्तों, बरवे नायिका भेद की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य निर्णय की रचना किसने की। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, काव्य निर्णय किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, भिखारी दास, चिंतामणि त्रिपाठी, केशव दास, जसवंत सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का, काव्य निर्णय की रचना दोस्तों किसने की है, भिखारी दास ने की है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है भिखारी दास की, तो ये मैंने पहले भी आपको बताई हैं। तो भिखारी दास की जो प्रमुख जो रचनाएं हैं आप कह सकते हैं, जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं कौन कौन सी हैं, जैसे आपका रस सारांश हो गया, ध्यान रखेंगे रस। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा रस सारांश किसकी रचना है, तो दोस्तों ये है भिखारी दास की रचना है रस सारांश। काव्य निर्णय हो गया, ऊपर आपका दिया है काव्य। ठीक है, काव्य निर्णय। काव्य निर्णय के साथ साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है श्रृंगार निर्णय भी इनकी एक रचना है। ठीक है, क्या है, श्रृंगार। ठीक है, ध्यान रखेंगे श्रृंगार निर्णय। ठीक है, इसके अलावा इनकी और कौन कौन सी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, श्रृंगार निर्णय के साथ साथ याद रखना है अमर कोश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। ठीक है, अमर। ठीक है, अमर कोश। ठीक है, अमर कोश जो है किसकी रचना है, भिखारी दास की है। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक ग्रंथ और है दोस्तों, शब्द नाम कोश। ठीक है, अमर कोश के साथ साथ याद रखेंगे शब्द नाम कोश। ठीक है, शब्द नाम कोश। ठीक है, कोश कोश से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, तो दोनों जो हैं भिखारी दास के। ठीक है, आपको ध्यान में रखनी है सारी। और इसके अलावा जो है इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी एक अन्य रचना है दोस्तों शतरंज शतिका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है शतरंज। ठीक है, शतरंज। ठीक है, शतरंज शतिका। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको शतरंज शतिका जो है
ये किसकी रचना है? तो भिखारी दास की है। तो ये सारी रचनाएँ दोस्तों आपको ध्यान में रखनी, सारी रचनाएँ जो हैं भिखारी दास की हैं, ठीक है? जैसे रस सारांश हो गया, ठीक है? काव्य निर्णय हो गया, श्रृंगार निर्णय हो गया, अमरकोश हो गया, शब्दनाम कोश हो गया, शतरंज शतिका हो गया, ठीक? ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31। 31 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, रसिक प्रिया की रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया आप सभी ने पढ़ा है कई बार। ऑप्शन देखिए, परमानंद दास, नंददास, केशव दास या फिर सुंदर कविराज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 31 का? तो रसिक प्रिया, कई बार मैंने आपको बताया है किसकी रचना है रसिक प्रिया। बताइए। मैंने इनकी सारी रचनाएँ आपको बता रखी हैं, ठीक है? अगर मैं एक दूसरी रचना बताऊँगा तो आप समझ जाएँगे। रामचंद्रिका किसकी रचना है? बताइए। रामचंद्रिका हो गया, रतन बावनी हो गया, ठीक है? तो ये रचनाएँ किसकी हैं दोस्तों? केशव दास की। तो रसिक प्रिया जो है दोस्तों, ये रचना किसकी है? केशव दास की है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 का। और अन्य रचनाओं की बात करें दोस्तों केशव दास की, तो आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, इनकी रचनाओं को। जैसे आपका रामचंद्रिका, ठीक है, ठीक है, रामचंद्रिका हो गया। रामचंद्रिका के साथ-साथ कवि प्रिया, ठीक है, रसिक प्रिया ऊपर देखा आपने, इसके साथ-साथ ठीक है, कवि प्रिया भी याद रखें, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है, कवि प्रिया जो है किसकी रचना है, ठीक है। तो ये भी केशव दास की रचना है, ठीक है, कवि प्रिया। रतन बावनी, रतन बावनी किसकी रचना है? रतन बावनी, ये भी दोस्तों केशव दास की है। रतन बावनी के साथ-साथ हो गया आपका विज्ञान गीता, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। विज्ञान गीता जो है किसकी रचना है? कई बार पूछा जाता है दोस्तों, किसकी रचना है? केशव दास की रचना है, ठीक है, विज्ञान गीता। विज्ञान गीता के साथ-साथ अन्य कौन-सी रचनाएँ हैं इनकी केशव दास की? जैसे आपका जहाँगीर जस चंद्रिका भी इनकी रचना है, ठीक है, जहाँगीर जस चंद्रिका, ठीक है, जहाँगीर जस चंद्रिका। साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों नखशिख और छंदमाल, ठीक है, छंदमाल इन्हीं की रचना है। और छंदमाल के साथ-साथ याद रखेंगे नखशिख, नखशिख, ठीक है, नखशिख। तो ये भी दोस्तों किसकी रचना है? ये भी दोस्तों केशव दास की है। तो केशव दास की सारी रचनाएँ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कौन-कौन सी रचनाएँ हैं इनकी। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो इनकी रचनाएँ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है पहले। चलिए, इसके साथ-साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है केशव दास को जो है पूछ लिया जाएगा आपको, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो ध्यान रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी एक रचना है, अभी मैंने बताया आपको ऊपर, रामचंद्रिका, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो इनकी रचना है रामचंद्रिका, राम रामचंद्रिका। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इनकी रचना है रामचंद्रिका, इसको छंदों का अजायब घर किसने कहा है? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, छंदों का अजायब घर, ठीक है। छंदों का अजायब घर, ठीक। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे किसने कहा है?
यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, राम स्वरूप, ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये दो फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है रचनाओं के अलावा। आपको पूछा जा सकता है केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है दोस्तों। दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, घनानन की काव्य भाषा थी, ठीक है। आपको बताना है घनानन की काव्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी या फिर ब्रज भाषा? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों? आपने पढ़ा है घनानंद के बारे में, और घनानंद जो है दोस्तों रीति काल के रीति मुक्त कवि हैं, ठीक है। ठीक है, रीति मुक्त कवि। चलिए इनकी भाषा बतानी है, काव्य भाषा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 32 का? घनानंद की काव्य भाषा दोस्तों क्या थी? तो आप सभी जानते हैं ब्रज भाषा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है दोस्तों इसका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद की काव्य भाषा क्या थी दोस्तों? ब्रज भाषा थी। और घनानंद जो है रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों घनानंद की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, ठीक। प्रमुख रचनाओं की बात करें, आपने पढ़ी हैं सारी। सुजान सार हो गया, ठीक है, सुजान सार पूछ लिया जाएगा आपको। सुजान सार जो है किसकी रचना है? साथ ही साथ दोस्तों इश्क लता, ये तो मैंने कई बार आपको बता रखा है। इश्क लता ये पूछा भी गया है पहले, ध्यान रखेंगे। इश्क लता किसकी रचना है? तो ये भी घनानंद की रचना है दोस्तों। साथ ही साथ विरह लीला मैंने बताया था आपको, विरह लीला इनकी रचना है दोस्तों, विरह लीला। विरह लीला के साथ साथ याद रखेंगे वियोग बेली, ठीक है, याद रखेंगे वियोग बेली, ठीक है, वियोग वियोग बेली। तो आपको पूछ लिया जाएगा वियोग बेली किसकी रचना है, ठीक है। इनकी एक और रचना बताई थी मैंने आपको, कोकसार, ठीक है, कोकसार। कोकसार किसकी रचना है पूछ लिया जाएगा आपको, ठीक है। कोकसार के साथ साथ दोस्तों कृपाकंद भी बताया था मैंने आपको, कृपाकंद भी इनकी रचना है, कृपाकंद। कृपाकंद के साथ साथ दोस्तों और कौन सी रचनाएं बताई थी घनानंद की? यमुना यस, ठीक है, ध्यान रखेंगे यमुना यस, यमुना यस। आपको पूछ लिया जाएगा यमुना यस किसकी रचना है? तो ये भी दोस्तों घनानंद की रचना है। तो ये सारी रचनाएं दोस्तों घनानंद की हैं, आपको ध्यान में रखनी है सारी, ठीक। और इनकी जो काव्य भाषा थी वो क्या थी? ब्रज भाषा थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? आपको बताना है रीति मुक्त कवि। ऑप्शन देखिए, घनानंद, बोधा, आलम, बिहारी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का? निम्नलिखित में से कौन जो है रीति मुक्त कवि नहीं है? तो अभी ऊपर बताया था आपको मैंने, ठीक है। रीति मुक्त कवि जो है दोस्तों आपकी घनानंद आपकी रीति मुक्त में आते हैं, ठीक है। आलम जो है ये भी आपके रीति मुक्त में है। और यहाँ पर बोधा की बात करें, बोधा भी जो है आपके रीति मुक्त में आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके साथ साथ और कौन आता है रीति मुक्त में? रीति मुक्त में और याद रखेंगे ठाकुर, ठीक है, ठाकुर, घनानंद, बोधा, आलम, ठीक है, ये किस में आते हैं? ये रीति मुक्त कवि में आते हैं, ठीक है। बिहारी लाल की बात करें, ऊपर बताया था बिहारी जो है ये कौन से कवि हैं? रीति सिद्ध कवि हैं, ठीक है, रीति, ठीक है, रीति सिद्ध कवि।
ठीक है, ये रीति सिद्ध कवि हैं, तो ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। 34 का आंसर करेंगे। 34 है, कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे, उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की, या फिर मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का? दोस्तों क्यों कहा जाता है कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि उन्होंने जो है मानव मानव में भेद न करते हुए उनके उत्थान की बात की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर करेंगे। 35 है दोस्तों, रैदास का दूसरा नाम था। ठीक है, तो रैदास का दूसरा नाम क्या था बताइए? हरिदास, रविंद्रदास, रविदास या फिर दादू? तो रैदास का दूसरा नाम मैंने बताया था आपको पहले। तो 35 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैदास का दूसरा नाम था दोस्तों रविदास। ठीक है, क्या था? रविदास था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान में रखेंगे, रैदास का दूसरा नाम था रविदास। ठीक है, रैदास दोस्तों आप जानती हैं ये भक्तिकालीन कवि हैं, और रैदास जो है ये मीराबाई के गुरु एवं रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो रैदास थे दोस्तों ये मीराबाई के गुरु। ठीक है, पूछा जाता है मीराबाई के गुरु कौन थे? ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे, मीराबाई के गुरु थे रैदास, और रैदास जो है शिष्य थे किसके? ठीक है, ये शिष्य थे दोस्तों, किसके शिष्य थे? बताइए, रामानंद के। ठीक है, किसके शिष्य थे? रामानंद के। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार जो है घुमा के पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। ठीक है, जो रैदास थे दोस्तों ये मीराबाई के गुरु एवं रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी थे पूछा जाता है? रैदास, रैदास दोस्तों ये कहाँ के निवासी थे? बनारस के। ठीक है, कहाँ के निवासी थे? बनारस के निवासी थे दोस्तों रैदास। और बनारस के जो है दोस्तों ये जो है जाति से क्या थे? चमार थे। ठीक है, जाति से क्या थे? चमार जाति। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपने जो है इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं आपने रैदास की पढ़ी होंगी। ठीक है, कौन कौन सी इनकी जो पंक्तियां हैं पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, इसलिए रैदास की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं बताइए? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आपने पढ़ा होगा सुना होगा। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां भी रैदास की हैं। ठीक है, और मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, ये पंक्तियां भी किसकी हैं? रैदास की हैं। ठीक है, कभी आपको पंक्तियां भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? एक तो मैंने बताया आपको, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आपको पूछ लिया जाएगा ये जो है पंक्तियाँ किसकी हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है रैदास की हैं। साथ ही साथ दूसरी जो मैंने रैदास की पंक्तियाँ बताई आपको, क्या बताई? आपका मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, दोनों पंक्तियाँ जो है रैदास की हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। 36 का आंसर करेंगे दोस्तों। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, तो कबीरदास को जो है दोस्तों प्रवर्तक माना जाता है किसका? सगुण संप्रदाय का, पुष्टि मार्गी संप्रदाय का, सखी संप्रदाय का, या फिर निर्गुण संप्रदाय का? चलिए 36 का राइट आंसर आपको करना है, आपको बताना है कबीरदास जो है दोस्तों प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मैंने आपको बता रखा है दोस्तों। ठीक है, आप जानते होंगे कबीरदास जो है निर्गुण में आ जाते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर हो जाएगा निर्गुण संप्रदाय। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 का। और साथ ही साथ दोस्तों कबीर जो है निर्गुण भक्ति में किस में आते, कौन सी शाखा में आते हैं, ये भी कभी पूछ लिया जाएगा आपको। तो ये निर्गुण संप्रदाय के जो है किस में आते हैं, ज्ञानाश्री शाखा में आते हैं। किस में आते हैं, ज्ञानाश्री शाखा में। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पुष्टि मार्ग जो दोस्तों यहाँ पर दिया है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, तो आपको पूछ लिया जाएगा पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक जो है प्रवर्तक कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसके अलावा जो आपका सगुण संप्रदाय और सखी संप्रदाय है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका जो सखी संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक कौन थे, आपको पूछ लिया जाएगा। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों स्वामी हरिदास। ठीक है, सखी संप्रदाय के कौन थे, स्वामी हरिदास। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, स्वामी हरिदास आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आंसर आपका रहेगा स्वामी हरिदास। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपके जो ये पुष्टि मार्ग की संप्रदाय मैंने बताया था आपको, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सखी संप्रदाय और सगुण संप्रदाय आपको पूछा जा सकता है। देखिए सगुण संप्रदाय भी यहाँ पर है, तो सगुण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक थे दोस्तों कौन थे, और इसके प्रतिनिधि कवि आप जानते होंगे कौन थे, गोस्वामी तुलसीदास। इसके प्रतिनिधि कवि ध्यान रखेंगे, इसके सगुण संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि कौन थे, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, तुलसीदास। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37, इसमें आंसर करेंगे। 37 है दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं। चलिए आंसर कीजिए, गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं जो हैं संकलित हैं, विद्यापति, कबीर, जायसी या फिर जयदेव। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिखों का आदि ग्रंथ माना जाता है दोस्तों गुरु ग्रंथ साहब। और इसमें दोस्तों किसकी रचनाएं संकलित हैं, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसकी रचनाएं संकलित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कबीर की। ठीक है, कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं दोस्तों गुरु ग्रंथ साहब में। और गुरु ग्रंथ साहब दोस्तों ये सिखों का जो है आदि ग्रंथ है। ठीक, जबकि अन्य आपके जो है इसमें संगत हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए 38 का आंसर करेंगे। 38 है दोस्तों, उलट बांसियां किसने लिखी है, तो ये भी मैंने आपको कई बार बता रखा है। उलट बांसियां किसके द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन देखिए, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रहीम। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जानती हैं सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कबीरदास। उलट बांसियां किसने लिखी हैं, कबीरदास ने लिखी हैं दोस्तों। ठीक है, आपको इनकी जो उलट बांसियां हैं इनकी, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा, एक अचंबा देखा रे भाई। ठीक है, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। ठीक, चरावे गाय, और पहले पूत पीछे भर माई, और चेला के गुरु लागे पाई। तो इस प्रकार से इनकी उलट बांसियां हैं, आप जरूर देखें इसको, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेंगे दोस्तों। फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति जो है किस कवि की है। चलिए आपको बताना है, ये उक्ति जो है किस कवि की है, दादू, कबीरदास, रैदास, जयसी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, फूल मरे पे मरे न बासु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जयसी की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जयसी का पूरा नाम आप जानती हैं, मलिक मोहम्मद जयसी। और ये दोस्तों सूफी काव्य धारा की कवि माने जाते हैं, सूफी काव्य धारा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और मलिक मोहम्मद जयसी की दोस्तों आप इनकी जो रचनाएं हैं आपने पढ़ी हैं। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध है दोस्तों, जिनके लिए इनको जाना जाता है, इनका पद्मावत हो गया दोस्तों। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जयसी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, मलिक मोहम्मद जयसी। और ये सूफी काव्य धारा की कवि हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है, पद्मावत। ठीक है,
क्या है इनकी प्रसिद्ध रचना? पद्मावत है। और पद्मावत को दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी ने कब लिखा था, कब इसकी रचना की थी? तो 1540 ईस्वी में की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कब की थी? 1540 ईस्वी में, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर जयसी ने पद्मावत की रचना कब की, ये आपको पूछा जा सकता है। तो 1540 में की, ठीक। जयसी की अन्य रचनाओं की बात करें, पद्मावत के अलावा जो है इनकी रचनाएं और कौन कौन सी हैं मलिक मोहम्मद जयसी की, मैंने आपको बता रखी हैं। जैसे आपका इनकी रचना है आखिरी कलाम, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा आखिरी कलाम किसकी रचना है, ठीक है। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, ठीक है। आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो ये भी दोस्तों जयसी की रचना है। आखिरी कलाम हो गया, अखरावट हो गया, ठीक है। अखरावट, ये भी कई बार पूछा जाता है, अखरावट, ठीक है। अखरावट किसकी रचना है? तो ये भी जयसी की रचना है, ठीक है। कन्हावत, ठीक है। कन्हावत भी रचना है इनकी, कन्हावत, ठीक है। कन्हावत किसकी रचना है? ये भी दोस्तों किसकी रचना है? जयसी की है। तो ये सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, कौन सा युग में यहाँ पर सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए निम्न में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, कुतुबन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 40 में। देखिए इंद्रावती की जो रचना है, इंद्रावती फर्स्ट में देखिए, इंद्रावती की रचना नूर मोहम्मद ने की है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर गलत जो युग्म है वो चुनना है। दूसरा देखिए हंस जवाहिर, हंस जवाहिर की रचना जो है दोस्तों किसने की है? कासिम शाह ने की है, ये भी ठीक है। तीसरा देखिए चित्रावली, तो चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की है, ठीक है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो है मधुमालती कुतुबन, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं मधुमालती किसके द्वारा लिखी गई है? मधुमालती को लिखा गया है मंजन के द्वारा, ठीक है। किसने लिखा है? मंजन ने लिखा है मधुमालती। और कुतुबन किसकी रचना है? कुतुबन की कौन सी रचना है? कुतुबन की रचना है मृगावती, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यही हमारा ऑप्शन डी जो है आपका गलत है, ठीक है। बाकी ऊपर के तीनों जो है सही है। मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, मधुमालती की रचना मंजन ने की और कुतुबन की रचना है मृगावती, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 41 में आपने आंसर करना है दोस्तों। यहाँ पर पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? चलिए आंसर कीजिए। अभी पद्मावत की बात हो रही थी ऊपर, तो पद्मावत का बांग्ला अनुवाद जो है किसने किया था? मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन या फिर सुजाउद्दौला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? पद्मावत दोस्तों, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद पूछा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ लिया जाएगा पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 41 का? तो पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किया था दोस्तों आलो उजाला कवि ने, ठीक है। तो यहाँ पर आलो उजाला आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आलो उजाला जो कवि रहे हैं दोस्तों, ये लगभग आपके जो हैं 1650 ईस्वी के आसपास के हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। चलिए बताना है आपको, ये पंक्तियां दी हैं और किसकी पंक्तियां हैं आपको बताना है। उदधि आए ते बंधन कीना, इति दस माथ अमर पद लीना। ये पंक्तियां दोस्तों किस रचनाकार की हैं आपको बताना है। कुतुबन की, तुलसीदास की, जयसी की या फिर सूरदास की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदधि आए ते बंधन कीना, इति दस माथ अमर पद लीना। दोस्तों उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी की दोस्तों ये पंक्तियाँ हैं। और ये पंक्तियाँ दोस्तों जैसी के प्रसिद्ध सूफी महाकाव्य पद्मावत से ली गई हैं। तो ये कहाँ से आई हैं? पद्मावत से ली गई हैं दोस्तों ये लाइन,
ठीक है, कभी इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनका जो महाकाव्य है दोस्तों पद्मावत, वहाँ से दोस्तों ये पंक्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43। 43 में दोस्तों आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सही उत्तर का आपको यहाँ पर चयन करना है, यानी कि सही तथ्य कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 दिए हैं। देखिए पहला देखिए, जो नागमती वियोग खंड है इससे संबंधित सही तथ्य बताने हैं। ठीक है, नागमती वियोग खंड से ही आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नागमती वियोग खंड किसमें है बताइए। तो पद्मावत मैंने बताया आपको, मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत जो है, पद्मावत महाकाव्य में नागमती के विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता का उत्कृष्ट जो है दोस्तों उत्कर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, नागमती व्यूखंड में, तो ये आप जानती हैं। देखिए पहला है यह बारहमासा शैली में लिखा गया है। दूसरा देखिए बारहमासा की शुरुआत जायसी ने की। तीसरा देखिए जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। और चौथा देखिए नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो यहाँ पर आपको बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से यहाँ पर सही हैं और कौन गलत है। तो 43 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको जो राइट है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी कौन सा है, 1 और 4। तो 1 और 4 दोस्तों यहाँ पर आपके सही तथ्य हैं। ठीक है, यानी कि सही है पहला और चौथा। ठीक है, जो नागमती वियोग खंड है यह बारहमासा शैली में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। और चौथा देखिए नागमती के आंसुओं से जो है सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो ये दोनों जो है आपके सही हैं, पहला और चौथा। मैंने बताया आपको जो नागमती वियोग खंड है, तो नागमती के विरह और विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता का उत्कर्ष यहाँ पर देखने को मिलता है। और नागमती विरह वर्णन में जैसे व्यथा स्वयं ही जो है मुखरित होने लगती है। तो नागमती वियोग खंड बारहमासा शैली में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। और इस वियोग खंड में नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि जो है भीगी जान पड़ती है। ठीक है, तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं, पहला और चौथा ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों सही हैं, पहला और चौथा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 44 में आपने आंसर करना है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों मिश्र बंधुओं की बात हो रही है। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था जब हमने प्रीवियस जो हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था डिटेल में। तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु जो थे दोस्तों, मिश्र बंधु ने किस ग्रंथ की रचना करके जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऑप्शन देखिए हिंदी शब्द सागर, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद या फिर हिंदी साहित्य की भूमिका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है ये 4 भागों में जो है विभक्त है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये जो है 4 भागों में विभक्त है, 4 भागों में विभक्त है मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है 3 भागों का प्रकाशन जो हुआ था। ठीक है, 3 भागों का प्रकाशन, ये भी आपको ध्यान रखना, पूछ दिया जाएगा आपको 3 भागों का प्रकाशन वर्ष आपको पूछा जा सकता है। तो 3 भागों का प्रकाशन हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कब हुआ था 3 भागों का प्रकाशन, सन 1913 में। ठीक है, ध्यान रखना है 3 भागों का जो प्रकाशन हुआ था 1913 में हुआ था। और जो इसमें आपका जो चौथा भाग था, चौथे भाग का जो प्रकाशन हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है, चौथे भाग का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1934 में, 1934 में। तो आपको ये दोनों डेट जो है ध्यान रखने हैं दोस्तों, दोनों ईयर ध्यान रखने हैं। आपको पूछ लिया जाएगा मिश्र बंधु विनोद, दोस्तों ये ग्रंथ जो है मिश्र बंधुओं का है। और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कितने भागों में ये
विभक्त है, तो 4 भागों में है मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ, और 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ और चौथे भाग का 1934 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करेंगे। 45 क्या है देखिए, 45 है साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है। तो साहित्य के इतिहास के संदर्भ में है दोस्तों ये कथन, और ये किसने कहा है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, रामकुमार वर्मा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह। क्या है कथन देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। दोस्तों ये कथन किसका है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 45 का, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे इसको। इतिहास साहित्य के इतिहास के संदर्भ में है और आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ये कभी भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 का आंसर करेंगे दोस्तों, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष रखने किसने लिया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हिंदी गद्य के उद्भव काल की बात है। तो हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ जो हिंदी का जो पक्ष है वो किसने लिया था। तो ऑप्शन देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पर 46 का क्या हो जाएगा, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 47 में आपने आंसर करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना है भक्ति काल का क्या समय है। चलिए आंसर कीजिए 47 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय जो है वो है दोस्तों आपका क्या है, संवत 1375 से लेकर 1700। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 47 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करेंगे दोस्तों, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है। ये तो आप सभी ने दोस्तों पढ़ा है इसको। ठीक है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है, 20, 12, 10, 8। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 का, आलवार संतों की संख्या दोस्तों कितनी मानी गई है, 12 मानी गई है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आलवार जो संत हैं, आलवार संतों की जो संख्या है वो 12 मानी गई है। और अलवार जो है दोस्तों ये तमिल कवि एवं संत थे। अलवार कौन थे पूछा जा सकता है। अलवार जो है ये क्या थे, तमिल कवि एवं क्या थे, संत थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, क्या थे, आलवार जो है ये तमिल कवि एवं संत थे। इनका जो काल था दोस्तों वो कब से कब तक रहा। तो ये जो तमिल कवि थे दोस्तों, आलवार जो संत थे, इनका काल रहा 6ठी से लेकर 9वीं शताब्दी तक। ठीक है, 6ठी से लेकर 9वीं शताब्दी तक। ठीक है, 9वीं शताब्दी तक जो है इनका जो है दोस्तों इस बीच जो है दोस्तों इनका काल रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इनके जो पद हैं, ठीक है, यानी कि इनके पदों का जो संग्रह है उसको कहा जाता है दिव्य प्रबंध। ठीक है, क्या कहा जाता है, दिव्य प्रबंध। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, दिव्य प्रबंध। तो याद रखेंगे जो आलवार संत हैं इनके पदों के संग्रह को क्या कहा जाता है, दिव्य प्रबंध कहा जाता है। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करेंगे दोस्तों। 49 है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है, आपको बताना है कैमास वध। ऑप्शन देखिए, विसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर खुमान रासो।
क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसको खुमान और कहीं पर आपको खुमान, इसका सही जो है आपका क्या हो जाएगा, खुमान हो जाएगा। ठीक, चलिए आंसर कीजिए। कैमास वध जो है ये किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पृथ्वीराज रासो की दोस्तों एक प्रमुख घटना है कैमास वध। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कैमास वध, या फिर इसको क्या कहते हैं, कैमास वध भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कैमास वध। ठीक है, कैमास वध। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कभी आपको ऐसा लिखा भी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो कैमास दोस्तों, कैमास या कैमास वध जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है दोस्तों, इसको किसने लिखा था, ये आपको पूछा जा सकता है। इसको लिखा था किसने, चंद बरदाई ने। ठीक है, चंद बरदाई। दोस्तों अब जो है परीक्षा जो है नज़दीक है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस जो है आप लोग करें। तो यहाँ पर अन्य जो है मैंने अन्य भी आपको बताए हैं। ठीक है, जैसे विसल देव रासो है, यहाँ पर विसल देव रासो किसका है, ये ग्रंथ पूछा जा सकता है आपको, विसल देव रासो ग्रंथ किसका है? तो ये है दोस्तों नरपति नाल का। किसका है? नरपति नाल का दोस्तों ये ग्रंथ है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्या है? विसल देव रासो। परमाल रासो की बात करें तो परमाल रासो किसकी है? जगनिक की है परमाल रासो। ठीक है, किसकी है? जगनिक। ठीक है, जगनिक की है परमाल रासो। और खुमान रासो की बात करें तो खुमान रासो किसका है? ये ग्रंथ किसका है? दलपति विजय का है। ठीक है, पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, दलपति विजय, आपको इनमें से कोई भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि विसल देव रासो ग्रंथ की रचना किसने की, परमाल रासो ग्रंथ की रचना किसने की, ठीक है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसने की, खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की, तो सारे दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 में अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? तो यहाँ पर बताना है अपभ्रंश भाषा में लिखा गया राम का चरित्र, रामचरित्र कौन सा है? यहाँ पर रामायण, रामचंद्रिका, पौमचरित या फिर महापुराण। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे दोस्तों, अपभ्रंश की बात हो रही है, अपभ्रंश भाषा की बात हो रही है। तो यहाँ पर अपभ्रंश भाषा में रामचरित्र दोस्तों कौन सा है? पौमचरित। ठीक है, 50 का राइट आंसर हो जाएगा पौमचरित। तो आप जानते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है, किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान में आपने रखना है। पौमचरित जो ग्रंथ है दोस्तों, ये किसने लिखा है? इसको लिखा है स्वयंभू ने। ठीक है, तो अपभ्रंश से ही आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो पौमचरित जो है किसकी रचना है? ये रचना है दोस्तों किसकी है? स्वयंभू की है। ठीक है, और स्वयंभू की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे आपका ऋटनेमी चरित मैंने बताया था आपको। ठीक है, ऋटनेमी। ठीक है, ऋटनेमी चरित। ठीक है, ये ग्रंथ भी किसका है? ये ग्रंथ भी आपका किसका है दोस्तों? स्वयंभू का है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इसको। और साथ ही साथ स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि दोस्तों कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में आपने आंसर करना है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? अभी बताया था पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखा है इसको? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, ये चंद बरदाई का ग्रंथ है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। और 21 भाषा में लिखा गया है, आपको बताना है डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या फिर अवधि। चलिए आंसर कीजिए, 51 का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है दोस्तों क्या है? डिंगल भाषा है दोस्तों। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 51 का राइट आंसर हो जाएगा डिंगल। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसका है? अभी बताया था आपको, चंद्रवरदाई का है। चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई का ग्रंथ है दोस्तों, और 21 भाषा में है, डिंगल भाषा में है। ठीक है, ठीक है, डिंगल भाषा क्या होती है? डिंगल होती है दोस्तों अपभ्रंश एवं राजस्थानी का जो है मिश्रित रूप को हम कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जाता है। ठीक है, किसका मिश्रण है? अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस आप करते हैं राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी।
तो ये भी पूछा जाता है कि ये किसका मिश्रित रूप है, डिंगल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो डिंगल है दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अपभ्रंश एवं जो राजस्थानी है, इसके मिश्रित रूप को हम क्या कहते हैं, डिंगल कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, डिंगल के साथ साथ आपको पूछा जाता है पिंगल। ठीक है, पिंगल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पिंगल जो है दोस्तों, ये आपका जो है किसका मिश्रण है, पिंगल। पिंगल है आपका अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा का। अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस क्या करेंगे, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अपभ्रंश और ब्रज का जो मिश्रण है वो है आपका पिंगल, और अपभ्रंश और राजस्थानी का जो मिश्रण है, मिश्रित रूप है, वो है आपका डिंगल। इन दोनों को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, कई बार आपको देखने को मिले होंगे, तो आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो कैसी है, डिंगल। अगला देखिए 52 का आंसर करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखिए, राउल वेल, हमीर रासो, बीसलदेव रासो या फिर भरतेश्वर बाहुबली रास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 52 का राइट आंसर। ऐसी कौन सी रचना है, आपको सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है, कौन सी रचना मानी जाती है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, बीसलदेव रासु। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बीसलदेव रासु अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, बीसलदेव रासु किसने लिखा है दोस्तों, इसको नरपति नाल ने इसको लिखा है, अभी बताया था मैंने आपको, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, पूछा जाता है कई बार, नरपति नाल, वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये सब साथ ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बीसलदेव रासु, ये आपका पृथ्वीराज रासु, ठीक है, कुमार रासु, परमाल रासु, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बीसलदेव रासु ग्रंथ किसने लिखा है, ये लिखा है नरपति नाल ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और कब लिखा, तो ये आप ध्यान रखेंगे, लगभग जो है ये लिखा गया था आपका 1155 ईस्वी के आसपास। ठीक है, ठीक है, ये आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर भी कुछ काव्य पंक्तियाँ दी हैं जो आपको बताना है किसने लिखी हैं। ठीक है, 53 का आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या है पंक्तियाँ, आप पंडिव सल सत्य बखान, देह देह ही बुद्ध बसंत न जाए। तो दोस्तों ये पंक्तियाँ दोस्तों, काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं, विद्यापति की हैं, मुंज की हैं, पुष्य की हैं या फिर सरहपा की हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है किसकी पंक्तियाँ हैं। 53 में आपको आंसर करना है, पंडित सल सत्य बखायन, देह ही बुद्ध बसंत न जाख जान जानई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस काव्य पंक्तियाँ जो हैं, ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं, ये हैं सरहपा की। आप जानती हैं सरहपा आदिकालीन कवि एवं हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरहपा। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट होगा, ये पंक्तियाँ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में आंसर करना है, रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन को चुनना है, किसके संबंध में है ये कथन, रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में। चलिए पहला देखिए, रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है। दूसरा देखिए, रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया। या फिर रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी ऐन्द्रिय वासना नहीं है। या फिर रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कि जो रीति मुक्त कवि हैं, मैंने बताया है आपको रीति मुक्त कवि कौन कौन है। तो जो रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में जो है यहाँ पर जो आपको कथन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, गलत कथन का जो है चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो 54 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये कथन गलत है, रीतिमुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया।
ये आपका क्या है, ये कथन गलत है दोस्तों। रीतिमुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में दोस्तों विरह व्यथा प्रधान है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत कथन है, बाकी तीनों जो हैं सही हैं। चलिए अगला देखिए, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रीतिकाल के कवि हैं दोस्तों रसलीन, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है इनमें से, अंग दर्पण, यमुना लहरी, रस रत्नाकर या फिर ब्रज विलास। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। रीतिकाल के कवि हैं दोस्तों रसलीन। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंग दर्पण। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अंग दर्पण जो है ये ग्रंथ किसका है दोस्तों, ये है रसलीन का ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, और इन्होंने दोस्तों इस ग्रंथ की रचना कब की थी, ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये की थी 1737 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों रसलीन ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, इनकी एक रचना जो है आपने पढ़ी होगी दोस्तों रस प्रबोध। ठीक है, रसलीन का पढ़ा होगा एक रस प्रबोध। ठीक है, आप किस किस ने पढ़ा है रस प्रबोध, जो इनकी रचना है रस प्रबोध, भी आपको ध्यान में रखना है। रस प्रबोध लिखा था इन्होंने 1741 में। ठीक है, 1741 ईस्वी में लिखा था रस प्रबोध। ठीक है, ये भी इन्हीं का है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बाकी बात करें दोस्तों यहाँ पर अन्य जो रचनाएं दी हैं, जैसा आपका यहाँ पर दिया है यमुना लहरी। ठीक है, यमुना लहरी जो ग्रंथ है ये किसका है, ये है ग्वाल कवि का। ठीक है, ग्वाल कवि का है। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यमुना लहरी के साथ साथ यहाँ पर और कौन कौन सा है आपका, रस रत्नाकर है। ठीक है, रस रत्नाकर, रस रत्नाकर जो है ये ग्रंथ किसका है, तो ये है दोस्तों सुखदेव का ग्रंथ है, सुखदेव मिश्र का। ठीक है, सुखदेव मिश्र का ग्रंथ है दोस्तों ये रस रत्नाकर। और बात करें दोस्तों ब्रज विलास की, तो ब्रज विलास जो है ये किसकी रचना है, तो ब्रज विलास जो है ये ब्रजवासीदास का है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें किसने लिखा है इसको, ब्रजवासीदास। ठीक है, ब्रज विलास किसकी रचना है, ब्रजवासीदास। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करेंगे। 56 है दोस्तों, इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखिए, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, विष्णु विलास। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। 56 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है कवि देव या आचार्य देव, जो मैंने अभी बताया था, जिनको आचार्य और देव दोनों रूपों में जाना जाता है। ठीक है, देव कवि को, तो इनका ग्रंथ कौन सा नहीं है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णु विलास। ठीक है, विष्णु विलास दोस्तों ये आचार्य या कवि देव का नहीं है। ठीक है, तो इसकी रचना किसने की है, तो विष्णु विलास की रचना की है दोस्तों लाल कवि ने। ठीक है, लाल कवि की रचना है विष्णु विलास। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी जो रचनाएं हैं किसकी हैं, देव की हैं, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। ठीक, चलिए 57 का आंसर करेंगे। 57 है दोस्तों, निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे, आचार्य देव, केशवदास, चिंतामणि या फिर भूषण। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, आपको बताना है कौन से निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केशवदास। ठीक है, ध्यान रखेंगे केशवदास। ठीक, ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री केशवदास थे दोस्तों। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। और ओरछा नरेश थे दोस्तों महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह। ठीक है, जो ओरछा नरेश थे उस समय कौन थे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन थे, इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी केशवदास की सारी रचनाएं मैंने अभी ऊपर आपको बताई थी। ठीक है, जैसे रसिक प्रिया हो गया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी। ठीक है, वीर सिंह देवचरित भी इनकी रचना है, वहाँ मैंने पहले नहीं बताया था आपको। वीर सिंह देवचरित हो गया, नक्शिक हो गया, छंदमाल हो गया। ठीक है, ये सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है भाई। चलिए
अगला देखिए 58 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशवदास रचित नहीं है, आपको बताना है। विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका अभी बताया था, छंदमाल, भाषाभूषण, तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ये सारी रचनाएं मैंने आपको बता रखी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषाभूषण हो जाएगा, ठीक। बाकी आप जानते हैं विज्ञान गीता केशवदास की रचना है, छंदमाल केशवदास की है, जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने बताया था रामचंद्रिका केशवदास की है, रामचंद्रिका के साथ साथ कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, ठीक है। सारी रचनाएं केशवदास की हैं। भाषा भूषण जो है ये केशवदास की नहीं है, ठीक है। ये भाषा भूषण ग्रंथ किसका है, ये है दोस्तों जसवंत सिंह का, ठीक है। जसवंत सिंह का ग्रंथ है भाषा भूषण, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर करेंगे दोस्तों, निम्न में कौन सा ग्रंथ जो है चिंतामणि का नहीं है। तो चिंतामणि का ग्रंथ कौन सा नहीं है, आपको बताना है। काव्य विवेक, कवि कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश या फिर कवि प्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 59 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप समझ चुके होंगे, अभी ऊपर बताया था मैंने। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि का कौन सा ग्रंथ नहीं है, कवि प्रिया नहीं है दोस्तों। अभी ऊपर बताया था आपको कवि प्रिया किसका ग्रंथ है, ये है केशवदास का, केशवदास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी जो है आपका कवि कुल कल्पतरु ये किस चिंतामणि का है, काव्य विवेक चिंतामणि का है, काव्य प्रकाश चिंतामणि का है, ठीक है। यहाँ पर कवि प्रिया जो है केशवदास की रचना है, आप सभी जानते हैं, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, ये पंक्तियाँ आपको बतानी है किस भाषा में है, ठीक है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु सही नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बिंदियो आगे कौन हवाल। दोस्तों ये पंक्तियाँ जो हैं किस भाषा में जो है आपको बतानी है, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बिंदियो आगे कौन हवाल। तो ये पंक्तियाँ दोस्तों जो हैं अब किस भाषा में है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में दोस्तों। ये लाइन से ये पंक्तियाँ जो हैं ब्रज भाषा में हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं, बिहारी लाल की हैं, ठीक है। बिहारी सतसी से दोस्तों ये लाइनें हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो ये पंक्तियाँ हैं दोस्तों कहाँ से हैं, बिहारी सतसी से, ठीक है। बिहारी सतसी से दोस्तों ये पंक्तियाँ हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।